Hi everyone, for everybody who is new to RBI Grade B and you might be searching for eligibility, this is one video where I would be telling you all the details in one single video. तो बहुत लोगों को तो एलिजिबिलिटी पता है, जिनको नहीं पता है वो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या हमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, और क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी कोई क्लैरिटी है, कोई लिमिटेशन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा कुछ डिस्कस करने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट आरबीआई मैनेजर गाइड बुक विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट, और आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा और आपको लिस्ट ऑफ सोर्सेज मिलेंगे जो कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सैलरी, डिपार्टमेंट्स क्या हैं, हायरार्की क्या है, प्रमोशंस कैसे होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, सारा कुछ आपको इस गाइड बुक में देखने को मिलेगा। अब एक एक करके एलिजिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं, एज पे, क्वालिफिकेशन पे, एक्सपीरियंस पे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट से। चलिए सबसे पहले एज से शुरू करते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो एज की एलिजिबिलिटी है वो है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में योर एज शुड बी मिनिमम 21 ईयर्स ओल्ड एंड इट शुड बी लेस देन 30। और SC ST और OBC को 5 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन है, और PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन है, और ये क्यूमुलेटिव है। अगर PWBD SC ST कैटेगरी से हैं तो उनको 10 + 5 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये एज किस टाइम पे कैलकुलेट होती है, मतलब किस दिन आपकी एज कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए कट ऑफ डेट रखी जाती है विच इज नॉर्मली द फर्स्ट ऑफ द मंथ इन विच द नोटिफिकेशन कम्स। तो नोटिफिकेशन तो पता नहीं किस मंथ में आएगा, फिक्स नहीं है, बट एज्यूम कीजिए कि नोटिफिकेशन जून के महीने में आता है। तो जो आपकी एज कैलकुलेट करने की कट ऑफ डेट होगी वो होगी 1 जून, अगर नोटिफिकेशन जून में आता है। अगर जुलाई में आता है तो कट ऑफ डेट होगी 1 जुलाई। मतलब आपकी जो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है ये 1 जुलाई को मीट होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर आपका फाइनेंशियल डोमेन में एक्सपीरियंस है, आपने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उतना रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, बट मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स। मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस 4 साल का भी है तब भी आपको रिलैक्सेशन 3 ही साल का मिलेगा, 3 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी अगर एक्सपीरियंस 1 साल का है तो रिलैक्सेशन 1 साल का मिलेगा। ठीक है। बट ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस पोस्ट प्रोबेशन होना चाहिए। प्रोबेशन वाला टाइम एक्सपीरियंस में नहीं काउंट होगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ऑफिसर लेवल पे और पोस्ट प्रोबेशन ही आपका काउंट होगा। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की क्या डेफिनेशन है, कोई भी बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकता है जैसे एसबीआई, प्राइवेट बैंक भी हो सकता है आईसीआईसीआई। फिर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में ये लिस्ट है, एलआईसी हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो गया, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस हो गया, नेशनल इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये सारी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में वर्क एक्स है, तो आप रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एग्जिम आ गया, नबार्ड आ गया, एनएचबी आ गया, सिडबी आ गया, नैफिड आ गया, इनमें भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। आई होप इट इज क्लियर। और अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन एमफिल कर रखी है तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 30 की बजाय मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स हो जाएगी। और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपका रिलैक्सेशन 4 ईयर्स का हो जाएगा, 30 की जगह 34 ईयर्स हो जाएगा। अब आते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अच्छी बात यह है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, हिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी, आप जो भी नाम मन में ला सकते हैं लाइए, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आप SC ST PWBD से हैं तो 60% की जगह आपको 55% चाहिए। और दिस इज नॉट एंड, ठीक है, ये एंड नहीं है, सो दिस इज नॉट मैंडेटरी। या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं 60% मार्क्स के साथ, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है।
बट शायद अगर आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है एलिजिबल होने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन वेयर दे नीड मिनिमम 55% मार्क्स, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी को यहाँ पे सिर्फ पास मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, बाकी जो आपके मार्क्स हैं दीज आर एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सेमेस्टर्स, इवन इफ यू हैव लेस मार्क्स इन वन सेमेस्टर दैट इज ओके। आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल? फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उनको फाइनल मार्कशीट नहीं मिलती। आर डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन कंसिडर्ड वैलिड? द आंसर इज यस, डिस्टेंस एजुकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड। और काफी लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की कर रखी होती है बट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डिप्लोमा कर रखा होता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है, पीजीडीएम, जिसको हम एमबीए भी बोलते हैं। तो इसको भी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट मानते हैं अगर वो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट है। ऐसे ही काफी लोगों ने प्रॉपर ग्रेजुएशन नहीं कर रखी होती है बट 12th के बाद उन्होंने 3 इयर्स का एक प्रोग्राम कर रखा होता है जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है तो उसको ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परसेंटेज मार्क्स में, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीजीपीए देती है, परसेंटेज नहीं देती है, तो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा कि सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए। तो आप उस क्राइटेरिया से सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं देती है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं देती है, तो आप ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं जो आरबीआई के थ्रू दिया गया है कि 6.75 को 60% माना जाएगा, 6.25 सीजीपीए को 55% माना जाएगा और 5.75 सीजीपीए को 50% माना जाएगा। तो आप इस क्राइटेरिया को यूज कर पता लगा सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, बट ओनली इफ योर यूनिवर्सिटी डजंट हैव एनी डिफाइंड क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस के टर्म्स में अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इनफैक्ट आरबीआई अपनी नोटिफिकेशन में हमेशा लिखता है दैट वी एनकरेज, प्रेफर नहीं, वी एनकरेज फ्रेशर्स टू अप्लाई, क्योंकि काफी फ्रेशर्स अप्लाई नहीं करते हैं ये सोचकर कि हम कहाँ ही सेलेक्ट हो पाएंगे, हमें आरबीआई क्यों ही लेगा, हम तो फ्रेशर हैं, हमें तो कुछ आता भी नहीं है। बट आरबीआई को चाहिए ऐसे लोग जो सीख कर लंबा टिक सके। सो दे वुड ऑलवेज बी ईगर टू टेक फ्रेश पीपल इवन इफ they don't know anything, because that RBI can train you on the skills, but they want to hire people with the right attitude. बाकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू कैन गिव इज 6। बट अगर आप SC ST OBC या PWBD से बिलोंग करते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन गिव एज मेनी अटेम्प्ट्स एज यू वांट। और काफी लोग फॉर्म भरते हैं बट पेपर देने नहीं जाते हैं। सो आई वांट टू टेल देम दैट अपेयरिंग इन द एग्जाम इज कंसिडर्ड अटेम्प्ट। अगर आपने सिर्फ फॉर्म फिल किया है और अटेम्प्ट नहीं दिया है तो वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। आप एग्जाम में जाकर एग्जाम देंगे तभी उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज सोच रहे हैं एनरोल करने के लिए ताकि असिस्टेड प्रिपरेशन हो जाए, तो एडुटैप के पास गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है। दोनों में फर्क क्या है? गोल्ड कोर्स इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर फेज 1, 2 प्लस इंटरव्यू। इसमें आपको सारा मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन से लेकर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सारा मिलेगा। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। तो काफ़ी लोगों का क्वांट रीजनिंग अच्छा होता है एंड दे कैन एम फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू। उनको गोल्ड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो सिल्वर कोर्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।